गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है और प्राइमरली 3 अखबारों को हम लोग कवर कर रहे हैं। एक दी ट्रिब्यून है, एक इंडियन एक्सप्रेस है, एक दी हिंदू है। तो ये 3 अखबारों में से हमने वो न्यूज़ जो हमारे पेपर में मेंस के लिए काम आएगी, चाहे वो GS 1 है, 2 है, 3 है या एसे राइटिंग है, कहीं पर भी ये न्यूज़ का जो डोमेन रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और न्यूज़ को बेसिकली हाईलाइट करेंगे, उसको एक ब्रॉडली देख लेंगे पर्सपेक्टिव वाइज कि इस न्यूज़ का क्रक्स क्या है और आप लोगों ने खुद भी न्यूज़ को पढ़ना भी है अपने आप से। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये दी ट्रिब्यून की फ्रंट पेज न्यूज़ है। मैं एक बार हेडलाइन आपके लिए रीड कर देता हूँ, आपको मेरे साथ में स्क्रीन पे दिख भी जाएगी। ये हेडलाइन न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स यूटी मेयोरल पोल रिजल्ट्स, डिक्लेयर आप कांग्रेस कैंडिडेट विनर। तो अभी हमने देखा था एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, जिसमें म्युनिसिपैलिटी के अंदर, और हमने देखा था जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सोंकर साहब, उन्होंने टेम्परिंग करी बैलेट पेपर्स के साथ और रिजल्ट्स को जो है मैन्यूवर किया। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और मेयर के लिए जो कंटेस्ट कर रहे थे कुलदीप कुमार जी, उनको रीइंस्टेट किया एज अ मेयर की पोजीशन में। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए यहां पे हम एक बहुत न्यूज आप लोग पढ़ते हैं और GS 2 का एक टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल प्रूडेंस, कि जुडिशरी कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के काम में खुद इंटरवीन करता है अगर उसको लगता है कि प्रोसेस वाइज हमारा जो काम नहीं चल रहा है या रूल ऑफ लॉ को नहीं अपहोल्ड किया जा रहा। और यहाँ पे जो आज की न्यूज भी बनती है, जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। और 142 कोट करते हुए मैं यहाँ पे वर्डिंग भी पढ़ता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है कि the article says the court used its power under article 142 of the constitution to do, apostrophe में लिखा हुआ है, complete justice and protect the sanctity of the electoral democracy। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए बोला। और आगे बोला, allowing such a state of affair would be destructive for the most valued principle on which the entire edifice of the constitution democracy of our country depends। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का सहारा लिया और बताया है कि क्यों हम लोगों ने इसमें इंटरवीन किया है। तो हमारे पास जैसे इस साल का मेंस के लिए क्वेश्चन क्या तैयार होता है, 2 शब्द लिख के जाइए, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल प्रूडेंस, जो कि यहां से निकल के जाता है, और आर्टिकल 142 भी निकल के जाता है, जो कि प्रीलिम्स के लिए फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की ये न्यूज़ है जो हम कोशिश करेंगे कि अपने सब्जेक्ट डोमेन से हम लोग रिलेट करें। साथ ही साथ इसमें एक वर्ड क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा भी होगा रिकॉर्डिंग्स में, वहां पे कैमरा भी लगा हुआ था और उसी कैमरे के बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की रूलिंग दी है और दोबारा से इस इलेक्शन को रीइंस्टेट करके कुलदीप जी को विनर घोषित किया है। तो ट्रांसपेरेंसी भी इसमें एक मुद्दा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। ट्रिब्यून के अंदर एक न्यूज आई है और पेज नंबर 10 है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख डोमेन से न्यूज है। और न्यूज क्या बोलती है, कश्मीर टू बी सून लिंक्ड विद द कन्याकुमारी बाय रेल, गवर्नमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम देखेंगे पिछले 7-8 साल के अंदर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 प्रकार के हैं, एक है ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की न्यूज में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका भी गवर्नमेंट अभी प्रावधान देख रही है। उसी के साथ साथ जो अभी न्यूज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि रिसेंटली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू तक तो हमारे पास ट्रेन कनेक्टिविटी है, लेकिन जम्मू से आगे ट्रेन कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा, चाहे हिमाचल में अटल टनल की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर के अपर रीजन के अंदर जो प्राइमरीली बॉर्डरिंग एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल में, चाहे अरुणाचल प्रदेश है या कश्मीर है या लद्दाख है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रही है, चाहे रोड है और अब रेलवे की बारी आई है। और यहाँ पे जो मेजर जो कंसर्न था, जहां पे हमने देखा एक T50 टनल का नाम दिया, जो तकरीबन 12.77 किलोमीटर लंबी टनल है। लिखा है इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल। देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल लाइज ऑन दिस पोर्शन बिटवीन खरी एंड सुंबर। तो ये 2 जगह हैं जिसको कनेक्ट करते हैं। बनिहाल पास से होता हुआ ये रेलवे टनल, ये रेलवे लिंक जा रहा है। तो हम क्या करें, नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी को, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आए और लोगों को लगे कि हम जो है इसी देश का एक भाग है। और डेवलपमेंट हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी होती है। तो जितना ज्यादा आपके ट्रांसपोर्टेशन लिंक स्ट्रांग है, चाहे वो रोड के हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे एयरवेज के हैं, चाहे इनलैंड वाटरवेज के, उनसे हम लोग डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो उसी के लिए ये न्यूज रही है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के दृष्टिकोण से भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि 111 टनल टोटल बनाई गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टनल इज T50 टनल। ऑलराइट, तो एक ये न्यूज है। थर्ड न्यूज मैं आपके सामने यहाँ पे रीड करता हूं, जिसके अंदर हम लोग थर्ड न्यूज इज अबाउट द एल नीनो एंड द ला नीना इफेक्ट। ये जो एल नीनो ला नीना हम ज्योग्राफी में कई दफे पढ़ते भी हैं और इसी में आप देखोगे
कि हर कुछ सालों में एल नीनो लानीना बार बार रिपीट भी होता है हमारे पास, और उसी रिपीटिशन के ट्रेंड में इस बार लानीना ईयर हमें देखने को मिला है और देखा जा रहा है। आर्टिकल ये बोलता है, एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और आपके पेज नंबर 16 में एक्सप्रेस में आर्टिकल दिया हुआ है, आप मेरे सामने देख भी सकते हैं। स्नाइपेट आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी हम पीडीएफ शेयर कर ही रहे हैं हमारे ग्रुप्स पे। तो आर्टिकल बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पहले से ज्यादा क्लीन हो गई है, लेकिन मुंबई की एयर क्वालिटी पहले से ज्यादा खराब हो गई है। तो कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लानीना इफेक्ट इस तरह का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। और आमतौर पे हमें पता ही है कि लानीना जब आता है तो दिस ईयर कुड बी द ईयर ऑफ अबंडेंट रेनफॉल। तो प्लेंटी रेनफॉल इस बार गर्मियों में एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द लानीना इंपैक्ट। तो एक ये जो है न्यूज थी, ये बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदरवाइज हम लोगों को लानीना एज अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेंस GS1 के अंदर इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में लानीना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन मॉनसून को वो इंपैक्ट कर रहा है। तो इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है सदर्न ऑसिलेशन का, उसको भी आप लोगों ने मीन्स के दृष्टिकोण से पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास जो मैंने बोला भी था, इंडिया हिंदू की खबर है, इंडिया टू सीक 26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। अभी तक अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तो कुछ सेक्टर हम लोगों ने स्पेसिफाइड किए थे कि इसमें गवर्नमेंट का ही पार्टिसिपेशन रहेगा, जो क्रिटिकल सेक्टर है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। हम लोगों ने अभी तक प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम PPP मॉडल पे जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी अब एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए हमने 2023 के टारगेट लिए हैं COP26 के अंदर, जिसमें हमने बोला कि 500 गीगावाट एनर्जी हम लोग ग्रीन एनर्जी जनरेट करेंगे बाय 2030 एंड दैट विल बी 50% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द नेशन। तो अगर अभी हमारा जो परसेंटेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है 42% एनर्जी अभी ग्रीन एनर्जी है, उसको हम 50% करें, और अभी जो ग्रीन एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दी अमाउंट विच वी आर चेजिंग बाय 2030, दैट इज क्लोज टू 500 गीगावाट। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो उसी के अंदर अब न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसी न्यूक्लियर के कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, 5 प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया है, रिलायंस को इनवाइट किया है, टाटा को इनवाइट किया, टाटा पावर्स को इनवाइट किया है, अदानी ग्रुप को इनवाइट किया है, वेदांता ग्रुप को इनवाइट किया है कि आप भी भागीदार बनिए सरकार के और न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन में योगदान दीजिए। तो इस तरह की एक खबर है, इसको आप अवश्य पढ़ेगा। कुछ डेटा इसके साथ दिए हुए जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल हिमाचल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अगर आपको सवाल याद हो तो उसमें दिया भी हुआ था कि न्यूक्लियर एनर्जी इस देश में कितना, कौन से स्थान पे है, कौन सी रैंक में है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया के। क्लियर। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। हिंदू से एक जो है एडिटोरियल से न्यूज है, यहां मैं आपके आगे रीड भी करता हूं। न्यू क्वेश्चन है और बहुत लाइट सा है ये हमारे को GS2 के अंदर कि कैसे जो पंचायत हैं वो अभी भी फिस्कल फेडरलिज्म को, फिस्कली फेडरल नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है। समझिए कि हमने जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करी और आज से तकरीबन 30 साल पहले की ये बात है, तब हमने पंचायत का निर्माण किया, पंचायतों को बहुत सारी पावर डिसेंट्रलाइज की और डिसोल्यूट की। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्यों के साथ भी और हमारे लोकल म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ भी कि पैसे का बहुत बड़ा अभाव है और पैसे के लिए हमेशा केंद्र की तरफ उनको ताकते रहना पड़ता है। इसी के लिए ये आर्टिकल है हैविंग पंचायत एज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, और इसी के अंदर लिखा है एडिटोरियल में BB बालन साहब ने, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। उन्होंने बोला है कि आज भी हमारी जो पंचायत है वो पैसे के लिए, उसमें से इन्होंने देखो डेटा कितना अच्छा दिया है, 80% जो पंचायत को पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है और 15% पैसा जो है वो राज्य सरकार दे रही है, मात्र 5% जो है पैसा पंचायत खुद जनरेट कर रही है। और एक डेटा में उन्होंने बोला है कि टोटल पंचायत का जो जनरेशन है वो मात्र 1% भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि अभी भी पंचायत हमारे पास पैसे को लेके जो है वो स्वाधीन नहीं है, उनको लगातार केंद्र के ऊपर निर्भर या राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर ऐसा ही होगा तो पंचायत अपनी डेवलपमेंट, देखो पंचायत आर एज इफ फॉर नाउ आर मेरली एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, हमें उनको प्लानिंग वाले पार्ट में भी लेकर आना है। तो प्लानिंग वाले पार्ट में तब लाएंगे जब उनको पता होगा कि हमारे पास पैसा कितना और कितना पैसा खर्च करना है। इसलिए उनको जो है पैसे को लेके हमें स्वाधीन करना है, लेकिन ये डिसीजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं ले सकती, ये डिसीजन केवल पंचायत को ही लेना पड़ेगा। और प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है गांव के लेवल से। तो उसमें क्या है, जो यंग ब्रेन है वो नहीं है विलेजेस के अंदर, यंग एनर्जी विलेजेस के अंदर नहीं है। इतना आउट माइग्रेशन होने की वजह से हम देखते हैं कि एक सर्टेन एज ग्रुप जो कि यूथ पॉपुलेशन का, उसकी संख्या घट रही है, जिसकी वजह से पंचायत में इस तरह के रेवेन्यू जनरेशन या एंटरप्राइजिंग मैं बोलता हूं कि नॉट इवन इन द विलेजेस बट इन जनरल इंडियन यूथ जो है एंटरप्राइजिंग नहीं है।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंचायतों में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पंचायतों में अपने रेवेन्यू को लेके वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बन पा रही हैं और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूथ इन द रूरल एरियाज ये देखने को मिला है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। आप एसए के लिए या GS2 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे भी आज पैसे को लेके स्वाधीन नहीं है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो इसको भी आप लोग अवश्य पढ़ेगा, हिंदू के एडिटोरियल में है। एक बहुत बड़ा इशू इस देश में इस टाइम पे चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, तो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल आए हैं और आज ही एक्सप्रेस और हिंदू में 2 आर्टिकल आए हैं और दोनों आर्टिकल इस फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स के डिमांड को जस्टिफाई बता रहे हैं। तो उनके कुछ ग्राउंड है, एडिटोरियल्स में हर प्रकार के आपको आर्टिकल मिलेंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे जो उसके काउंटर भी हैं। कुछ दिन पहले इसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आए थे और आज इसके फेवर के 2 आर्ग्यूमेंट आए हैं, एक एक्सप्रेस में है और एक हिंदू में है। मैं आर्टिकल की हेडलाइन रीड करता हूं, आपको मेरे साथ में स्क्रीन पे दिख भी रहा है। एक्सप्रेस बोलता है व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेन, और उन्होंने ग्राउंड्स जो फार्मर्स के दिए हैं कि वो किन ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करें, तो उन्होंने फार्मर्स की डिमांड भी बताई है। यहाँ पे मैं डिमांड यहाँ पे आप लोगों की रीड कर लेता हूं। डिमांड कहते हैं फार्मर्स को लेके कि फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फार्मर्स ने बोला गवर्नमेंट को कि 23 कमोडिटी के ऊपर आप हमें MSP लीगल राइट दे दो। अगर लीगल राइट नहीं होता तो गवर्नमेंट बात ही नहीं है, गवर्नमेंट बात ही नहीं तो गवर्नमेंट की मर्जी की वो MSP पे कभी प्रोक्योर करेंगे कभी नहीं करेंगे। और फार्मिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हो कि रिलेटिवली इंडिया में हर वर्ग ने पैसा कमाया, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद लगातार हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में डाउनस्लाइड हमें देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। उससे क्या हो रहा है, रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है कि बाकी लोग तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन फार्मर जो है वो समय के साथ गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि बाकियों के कंपैरेटिवली यहाँ पे आप देखोगे कि गेहूं के प्राइस पिछले 30 साल में देख लो, आज के कंपेयर कर लो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो उससे क्या कर रहा है, फार्मर पैसा नहीं कमा रहा। तो फार्मर कह रहा है, MS स्वामीनाथन, मैं कई बार क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर में, MS स्वामीनाथन जी ने बोला था, उनकी रिपोर्ट को कोट करते हुए बोल रहे हैं फार्मर्स कि आप एक ऐसा फॉर्मूला डिवाइस कीजिए, सेंटर केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, जो स्वामीनाथन जी ने दिया था। उन्होंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है C2 बोलते हैं इसको, कि आप भी कैलकुलेट कर लो कि हमारी जो है पैदावार की कितनी कीमत आ रही है, उसमें हमारा फर्टिलाइजर लग रहा है, सीड्स लग रही है, इरिगेशन लग रहा है, हमारी मेहनत लग रही है, 6 महीने का इंतजार लग रहा है, उसको कैलकुलेट करो, प्लस उसमें 50% इजाफा करके जो पैसा बनता है उतना MSP पे हमसे प्रोक्योर करो और इसको एक लीगल राइट घोषित कर दो, इसको एक लीगल एक्ट के तहत घोषित कर दो। 23 कमोडिटी में मांगा, जिसमें दालें हैं, ऑयल सीड्स है, ग्रेन है, पैडी है, इन सारी चीजों पे मांगा हुआ MSP। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास बजट का भी जो है कंस्ट्रेन, और केंद्र सरकार ने बोला हमें 15 लाख करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए इस MSP पे प्रोक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह जी का आर्टिकल है जो आप मेरे समक्ष देख भी सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, हेडिंग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेज नंबर 16 में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है। पुष्पेंद्र सिंह जी कहते हैं कि भाई मेरी गणित के हिसाब से जो ये 15 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कोट किया उसमें से 1/3 हटा लो, क्योंकि सारा तो अनाज किसान बेच नहीं रहा मंडी में, कुछ है जो लेन देन में चला जा रहा है या मल्टीपल जगहों पे लीक आउट हो रहा है, कुछ खराब भी हो जा रहा है अनाज। उसमें से भी उन्होंने बोला कि ऑलरेडी 5 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट बियर ही करी है, तो एक्स्ट्रा इन्होंने कैलकुलेशन करी, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आएगा। इन्होंने कहा 1.5 लाख करोड़ की और बात है। तो अगर आप ये करके इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा वर्ग जो फार्मिंग वर्ग है उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्री में लिख भी रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो अगर फार्मर वेलफेयर लिखा है तो उसको हमने पूरा करना है। तो गवर्नमेंट को इस तरह के इन्होंने निर्देश दिए हैं, या गवर्नमेंट से थोड़ा सा याचना करिए कि आप इन फार्मर्स की जो है बात को जरूर सुनिए और इनके अकॉर्डिंग जो है आप ट्रांसफॉर्म अपने लॉस को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। तो इस व्यू पॉइंट में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो हर बार आर्टिकल के व्यू पॉइंट पढ़ना समझ तो ये आर्टिकल क्या है, फेवर का आर्टिकल है। कुछ आर्टिकल इसके आएंगे विरोध के भी। जब आपसे पूछा जाए ऐसे राइटिंग में कि इंडिया के अंदर फार्मर अनरेस्ट हो रहा है लगातार पूरे भारतवर्ष में, तो अलग अलग कारण है और अलग अलग रीजन है फार्मर अनरेस्ट के। यहाँ पे जो फार्मर अनरेस्ट है उसके पीछे MSP को लेके जो है लीगल राइट बनाने की बात की जा रही है। तो उसी के लिए फार्मर जो है गवर्नमेंट के लिए एक इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर आए हैं। क्लियर? तो एक ये न्यूज है, बड़ी न्यूज है। और आजकल अगर किसी ने एस्से इंटरव्यू देना है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट? तो ये आज की न्यूज है जो हम लोगों ने कवर करी है। एक और न्यूज आई है, फॉरेस्ट की परिभाषाओं को जो है ट्रांसफॉर्म करने की बात हुई है और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, मैं हेडिंग रीड करता हूं, डिफाइनिंग फॉरेस्ट सेविंग देम। डिफाइनिंग का मतलब है कि आज तक जो फॉरेस्ट की परिभाषा है, जो फॉरेस्ट के एक्ट्स में लिखी गई है, वो बहुत वेग है। स्टेट गवर्नमेंट उन परिभाषाओं को नहीं फॉलो कर रही है। तो फॉरेस्ट को ठीक से परिभाषित कीजिए। जैसे मैं क्लासेस में आपको पढ़ाता हूं, एक शब्द है जी फॉरेस्ट कवर, एक शब्द है जी फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर है कि एक्चुअली में जमीन के ऊपर कितने फॉरेस्ट रखे हैं और वो क्वालिटी फॉरेस्ट है कि नहीं है। एक है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया का मतलब है कि हमारे जैसे बिल्डिंग के बाहर एक खाली जमीन पड़ी, कल को जो है सरकार को याद आती है
जमीन चाहे बंजर है, गवर्नमेंट कहती है आज से ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। फॉरेस्ट विभाग बोलते ही बाय डिफॉल्ट हो गया जी फॉरेस्ट एरिया सरकार का इंक्रीज हो गया। और इसी तर्ज में भारत ने अभी लगातार 24% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर कर लिया है। लेकिन अगर हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जाओ तो आप देखोगे जो डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उनकी संख्या तो बहुत कम है। तो मींस गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट से याचना की जा रही है कि आप ठीक से फॉरेस्ट एरिया को डिफाइन कीजिए, फॉरेस्ट कवर को डिफाइन कीजिए और फॉरेस्ट को परिभाषित कीजिए, ताकि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या पिक्चर है हमें पता चल पाए। ऐसा नहीं है कि जिनको बोला जाता है पेपर टाइगर कि ये दहाड़ने वाले शेर हैं लेकिन केवल पेपर के हैं, कि हम पेपर में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करे जा रहे हैं लेकिन उसका एक्चुअली में एनवायरमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी परिभाषाएं बहुत शेडी हैं। तो आज के हमने इस एनालिसिस में क्विकली कई सारी न्यूज़ेस को गो थ्रू किया है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जो है बहुत सारी न्यूज़ वर्बिटिमली हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ाए। हमारा उद्देश्य है आइडेंटिफाइंग द न्यूज़ और उस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करना, एक उसके ऊपर जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना, और वो टिप्पणी जो है अनबायस्ड होती है। जो आर्टिकल बोला गया है उसी आर्टिकल को उसी स्वरूप में आपके सामने परोसा जाता है। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।